नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ओआरजी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों के बारे में। और साथियों, अगर बात करते हैं पिछली क्लास की, तो देखिए पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी, हमने डिस्कस किया था मेवाड़ वंश के इतिहास का, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मेवाड़ राज्य के इतिहास का और गोहिल वंश के इतिहास के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त करी थी। साथियों, वो जानकारियां थी एक तरीके से प्रारंभिक जानकारियां कि भाई इस वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। और साथियों, वंश की स्थापना से पहले बात करी थी हमने इस क्षेत्र के बारे में, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र का इतिहास रहता क्या है, कि भाई इस क्षेत्र पर किस प्रकार से किस किस जो जातियां हुई थी, किस किस वर्ग के लोगों का शासन स्थापित हुआ था, और उसके पश्चात में किस तरीके से हमारे गोहिल वंश की स्थापना होती है। साथियों, वो सारी जानकारियां हमने पिछली क्लास में कवर कर ली हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रमुख शासक यानी कि राजा अल्लट के बारे में। साथियों, ये कौन है? तो यह बप्पा रावल के पश्चात में आने वाला शासक है। साथियों, देखिए बप्पा रावल तक हमने पिछली क्लास में कवर किया था, उसके बारे में हमने सारी जानकारियां थी जो कि पिछली क्लास में कवर कर ली है, परंतु आज फिर भी हम एक बार वापस से बप्पा रावल के बारे में बेसिक जानकारियां कवर करेंगे, ताकि साथियों आपको एक बेहतरीन पिक्चर के माध्यम से पूरी एक तरीके से जो पूरी क्लास समझ में आवे, आप पिछली क्लास को आज की इस क्लास से रिलेट करवा पाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बप्पा रावल के बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों, मैंने आपको इनका टाइम पीरियड बताया है कि भाई 734 से लेकर 753 के मध्य का बप्पा रावल या फिर काल भोज का टाइम रहता है। साथियों, इनका वैसे वास्तविक नाम तो काला भोज है, परंतु हरित ऋषि साथियों इनसे प्रसिद्ध होते हैं, इनसे मतलब एक तरह से खुश होते हैं, और उन्होंने इनसे प्रसन्न होकर बप्पा रावल की उपाधि प्रदान करी थी। तो साथियों, इस प्रकार से इनका नाम कालभोज से बप्पा रावल की ओर आगे बढ़ता है। और साथियों, इतिहास में इन्हें काला भोज से कम बप्पा रावल से अधिक जाना जाता है। साथियों, ये कौन थे? तो यह एक तरीके से महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। साथियों, महेंद्र द्वितीय कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई महेंद्र द्वितीय की भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, क्योंकि साथियों जब इस गोहिल वंश की स्थापना हुई थी तो गोहिल जो शासक था साथियों स्थापना करने वाला, उसने भीलों के सहयोग से इस क्षेत्र की या फिर इस वंश की स्थापना करी थी। और साथियों उनसे वादा किया था कि भाई आप आज मेरे वंश की स्थापना में मेरा सहयोग कीजिए, और मेरे जो भी उत्तराधिकारी आएंगे, जो मेरे वंश के शासक आएंगे, वह आप लोगों से कभी भी टैक्स या फिर कर नहीं वसूल करेंगे। परंतु साथियों, बप्पा रावल के पिता यानी कि महेंद्र द्वितीय इस बात को भूल जाते हैं और वह उनसे टैक्स वसूल करते हैं। साथियों, उनसे किनसे? तो यह भील जनजाति से टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, इसी चीज़ से सारे के सारे भील नाराज होते हैं और वह महेंद्र द्वितीय की हत्या कर देते हैं। और साथियों, उनकी हत्या करने के पश्चात में वह चाहते हैं कि बप्पा रावल की भी हत्या कर दी जाए। परंतु साथियों, ये बात बप्पा रावल को मालूम होती है कि भाई मेरे पिता की हत्या कर दी गई है और ये लोग अब मेरी भी हत्या करना चाहते हैं। तो साथियों, इसी चीज से बचते हुए बप्पा रावल पहुंच जाते हैं हरित ऋषि के आश्रम में। साथियों, ये आश्रम होता है जंगल में, और ये बचपन के अंतर्गत कहा जाता है कि भाई बप्पा रावल ने हरित ऋषि की गाय चराई थी और वह गाय चराते हुए बड़े हुए थे। तो साथियों, इस प्रकार से इनका इतिहास रहता है। अब देखिए इनके पश्चात में आने वाले शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो देखिए साथियों, बप्पा रावल के बारे में मैंने बताया था कि भाई इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा के बारे में। नागदा को साथियों, नागदा मेवाड़ क्षेत्र की पहली राजधानी थी जिसे स्थापित किया था बप्पा रावल के द्वारा। परंतु साथियों, अब उनके पश्चात में आने वाला शासक होगा राजा अल्लट। तो देखिए अल्लट साथियों नागदा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेगा, और साथियों वो लेकर जाएगा कहां पर? तो वो सारी जानकारी साथियों हम इस क्लास के अंतर्गत आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो प्लीज साथियों बने रहिए क्लास के अंतर्गत। क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों को, साथियों अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने सभी साथियों को, अपने सभी प्रियजनों को, अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि साथियों वह लोग भी आपके साथ में बन सकें और आपके साथ में बेहतरीन जानकारियां हैं जो कि प्राप्त कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। तो देखिए मैंने जानकारी दी थी बप्पा रावल के बारे में अभी तक। अब इसके पश्चात में साथियों बात करते हैं इनके उत्तराधिकारी के बारे में। साथियों, उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे, यह इनके पश्चात में बनने वाला शासक होगा। साथियों, इसके बीच में कई सारे शासक भी आते हैं, परंतु कोई विशेष कार्य नहीं करने के कारण उन्हें इतिहास में स्टडी नहीं किया जाता है। तो साथियों, इसी चीज़ को देखते हुए हमने भी उन सभी लोगों को स्किप करने की सोची है, और अब बात करेंगे बप्पा रावल के पश्चात में बनने वाले प्रमुख शासक के बारे में। तो साथियों, बप्पा रावल के पश्चात में शासक बनता है राजा अल्लट। साथियों, राजा अल्लट इनका नाम है। अब देखिए इन्होंने आलू राव की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों, जानकारी मिलती है कि भाई ख्यात साहित्य, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई ख्यात साहित्य के अनुसार इन्होंने तो राजा अल्लट ने आलू राव की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों, ख्यात साहित्य क्या है? तो ख्यात साहित्य के बारे में मैंने बताया था कि भाई ये भाट जो जाति होती है साथियों, भाट जनजाति या फिर जाति के द्वारा, जाति के लोगों के द्वारा
जो नगरों के चौपालों पर, नगरों के चौराहों पर गाया जाने वाला भजन होता है एक तरीके का। साथियों इसे ख्यात भी कहा जाता है। तो यह ख्यात के अनुसार यानी कि भाटो द्वारा रचित ख्यात साहित्य के अनुसार आलू राव की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों किसने ग्रहण करी थी? तो यह करी थी अल्लट के द्वारा। ठीक है, अब साथियों अल्लट ने द्वारा एक जो इंपॉर्टेंट कार्य भी किया था, तो वो क्या था कि भाई इन्होंने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी। तो साथियों तत्काल में राजधानी क्या थी, यानी कि इनसे पहले राजधानी थी नागदा, क्योंकि साथियों बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। अब उसके पश्चात में आहड़ को राजधानी बनाएगा हमारा अल्लट या फिर साथियों आलू राव। तो साथियों इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब देखिए इनके काल के अंतर्गत आते आते जो आहड़ दूसरी राजधानी बन चुका है। साथियों किसकी राजधानी? तो यह मेवाड़ क्षेत्र की दूसरी राजधानी है आहड़। साथियों पहली राजधानी का क्वेश्चन आता है कि भाई पहली राजधानी कौन सी थी? तो वह थी नागदा। अब दूसरी साथियों होगी आहड़। साथियों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि भाई मेवाड़ राजवंश ऐसा राजवंश है या फिर मेवाड़ का इतिहास ऐसा इतिहास है राजस्थान के अंतर्गत कि भाई कोई सी भी रियासत रही हो, परंतु साथियों सबसे अधिक राजधानियां रखने का या फिर राजधानियां परिवर्तित करने का गौरव भी मेवाड़ के पास में है। साथियों हम हर शासक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस शासक ने किस प्रकार से अपनी राजधानी को स्थान से स्थानांतरित किया था, कि भाई इस स्थान से अगले स्थान तक किस प्रकार से उसने अपनी राजधानी को बनाया था, इसके पीछे क्या कारण रहे थे। वो सारी जानकारी साथियों मैं आपको इस क्लास के माध्यम से साझा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो प्लीज साथियों बने रहिए साथ में और जानकारियां अपने आप में ग्रहण करते रहिए, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करते रहिए। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखिए इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कार्य किया दूसरा। तो साथियों इन्होंने किया था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना करी या फिर नौकरशाही का गठन किया था। साथियों देखिए नौकरशाही की स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी जो कि मेवाड़ राज्य में सर्वप्रथम थी। अब देखिए साथियों इनके बारे में दूसरी डिटेल्स बनती हैं कि भाई इन्होंने आहड़ के निकट जगत स्थान पर, साथियों आपको पता है कि भाई जगत स्थान कहाँ पर है? तो यह आहड़ के निकट उदयपुर में जगत नामक एक स्थान है, वहां पर इन्होंने जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो साथियों जानकारियां क्लियर हैं कि भाई जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था और कहां पर करवाया था? तो करवाया था साथियों आहड़ के निकट जगत स्थान पर। साथियों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अल्लट के द्वारा करवाया गया। और कहां पर करवाया गया? तो साथियों करवाया गया था उदयपुर के जगत स्थान पर। ठीक है, अब देखिए साथियों आगे जानकारियां बनती है इनके बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनती है साथियों, और यह इन्हें एक तरीके से विशेष का दर्जा प्रदान करती है। तो साथियों जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए इन्होंने हूण राजकुमारी, देखिए साथियों हूण राजकुमारी, साथियों हूण क्या है? तो हमने जब इतिहास के बारे में अध्ययन किया था कि भाई राजपूतों का इतिहास क्या रहता है, इन्हें किन की उत्पत्ति माना जाता है, तो साथियों एक मत आया था कि भाई यह राजपूत जो व्यक्ति हुए थे, राजपूत शासक हुए थे, यह विदेशियों की संतान थे। और साथियों विदेशी कौन से? तो ये आपको मैंने बताया था कि भाई हूण की संतान होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त था। साथियों अलग अलग इतिहासकारों ने उनके बारे में मत बताया था कि भाई ये विदेशी की संतान है, ये देशी की संतान है, या ब्राह्मण वंशी है। तो साथियों विदेशी जातियों के अंतर्गत उनके बारे में मत निकलता था कि भाई यह हूण जाति की संतान थे। तो साथियों इन्होंने यानी कि राजा अल्लट ने उन्हीं ही हूणों की राजकुमारी के साथ में विवाह संपन्न किया था। तो साथियों आप देखिए यहाँ पर नाम मैंने बताया है कि भाई इन्होंने हूण राजकुमारी के साथ में विवाह संपन्न किया था, जो कि साथियों हमारे राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। साथियों देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए निकल कर आ रही है कि भाई राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। साथियों देखिए यहाँ पर राजकुमारी का नाम क्या है? तो राजकुमारी का नाम आप नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं कि भाई राजकुमारी का नाम है हरिया देवी, हरिया देवी। तो साथियों राजकुमारी का नाम है हरिया देवी। इन्होंने हरिया देवी के साथ में राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह संपन्न किया। साथियों हरिया देवी कौन थी? तो यह हूणों की राजकुमारी थी। साथियों हूण कौन है? तो यह विदेशी वंशी जो जातियां हैं जो कि भारत में आती है और कुछ समय पश्चात में पुनः लौट जाती है। तो साथियों इन्होंने हरिया देवी के साथ में विवाह संपन्न करने के साथ ही राजस्थान के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह को स्थापित किया था या फिर उसका गौरव भी अपने साथ में प्राप्त किया था। अब साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती है राजा अल्लट के बारे में, तो देखिए मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं। अब साथियों उनके पश्चात में छोटे छोटे शासक बनते हैं तो उनके बारे में कुछ जानकारियां बनती हैं जो कि साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो वो मैं आप सभी के लिए तैयार करके यहाँ पर लाया हूँ। साथियों देखिए इनके पश्चात में शासक बनते हैं सेम सिंह। साथियों सेम सिंह ने क्या किया? तो यह मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना करते हैं और साथियों इसी शाखा की स्थापना के साथ में रावल की उपाधि धारण करते हैं। तो साथियों देखिए इन्होंने रावल शाखा की स्थापना करी है। कहाँ पर करी है? तो मेवाड़ में करी है। साथियों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बना है कि भाई मेवाड़ के अंतर्गत रावल शाखा की उपाधि किसने सर्वप्रथम ग्रहण करी थी या फिर रावल शाखा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो साथियों यह करी थी हमारे सेम सिंह के द्वारा।
साथियों स्थापना के साथ ही इन्होंने रावल की उपाधि भी ग्रहण करी थी। तो साथियों रावल की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हमारा था श्याम सिंह। देखिए 2 क्वेश्चन साथियों एक ही लाइन से बन रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए साथियों आगे बात होती है सामंत सिंह के बारे में, यानी कि श्याम सिंह के पश्चात में शासक आएगा सामंत सिंह। साथियों सामंत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि वे इनके काल में मेवाड़ पर मालवा के मुंज परमार का अधिकार हो चुका था। तो साथियों देखिए सामंत सिंह एक तरीके से थोड़ा सा कमजोर शासक था और इसके काल के अंतर्गत मेवाड़ पर, यानी कि साथियों मेवाड़ राज्य के ऊपर मालवा के मुंज परमार का अधिकार हो गया था। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मालवा क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है साथियों, और वहाँ का शासक था मुंज परमार। साथियों परमार वंश का शासक है मुंज परमार, मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई परमार शासक मुंज परमार का अधिकार यहाँ पर हो गया था। अब साथियों इनके पश्चात में जो शासक आएगा कुमार सिंह, वह क्या करेगा? तो वह इन मुंज परमारों से या फिर मुंज परमार को पराजित कर पुनः मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना करेगा या फिर गुहिल वंश का प्रभाव स्थापित करेगा। तो साथियों जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है कि भाई इनके पश्चात में बनने वाले शासक कुमार सिंह के द्वारा इन्होंने पुनः मेवाड़ को विजय कर गुहिल वंश का प्रभाव स्थापित किया। तो साथियों जानकारी यहाँ पर कवर है, क्लियर है, और मैं आशा करता हूँ जो जानकारियाँ मैंने हाल में आपको प्रदान करी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए, ताकि साथियों वह लोग भी आपके साथ में बन सके और एक बेहतरीन जानकारियाँ आपके साथ में प्राप्त कर सकें। साथियों शुरुआत करते हैं आगे के शासकों के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया है कुमार सिंह के बारे में। अब साथियों कुमार सिंह के पश्चात में कुछ छोटे बड़े शासक आते हैं, परंतु उनके पश्चात में शासक आता है हमारा जैत्र सिंह। तो साथियों जैत्र सिंह इस वंश का एक प्रमुख शासक है, इनके द्वारा बहुत से बेहतरीन कार्य किए गए साथियों, और इनका काल मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहलाता है। साथियों सबसे पहले बात करेंगे इनके टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन तो नहीं बनता है, फिर भी हम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि साथियों किन्हीं शासकों का टाइम पीरियड दिया होता है और किन्हीं का नहीं प्राप्त होता है। साथियों ऑथेंटिक टाइम पीरियड ही मैं आप सभी को बताता हूँ। जो टाइम पीरियड मुझे लगता है कि भाई ये बेहतरीन है और सही है, तो ही मैं आपको लेकर आता हूं। साथियों इनके अलावा देखिए मैंने किसी का भी टाइम पीरियड यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। साथियों तेज सिंह का टाइम पीरियड मुझे मिला था कहीं गाइड्स के अंतर्गत, कहीं नेट पर, तो मैंने उसे आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है। साथियों आगे बात करते हैं जैत्र सिंह के बारे में। तो देखिए टाइम पीरियड इनका है 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी के मध्य का, यानी कि साथियों इसके मध्य में इनका शासनकाल होता है, और जो भी साथियों युद्ध होते हैं, जो भी निर्माण कार्य होते हैं, जो भी इनके द्वारा अभियान होते हैं, वह सारे इसी बीच के अंतर्गत होते हैं। साथियों आगे बात होती है 1213 से लेकर 53 के मध्य का काल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाया। तो साथियों देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है कि भाई मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन सा काल था या फिर किसका काल था? तो साथियों जैत्र सिंह का काल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है, जो कि 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी के मध्य का होता है। साथियों आगे बात होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें चित्तौड़ का प्रथम विजेता बताया है। देखिए साथियों चित्तौड़ का प्रथम विजेता इन्हें बताया गया है, परंतु हमने जाना था कि भाई इनसे पहले ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। और साथियों वह किसने प्राप्त करी थी? तो वह बप्पा रावल के द्वारा साथियों विजय प्राप्त करी गई थी। साथियों बप्पा रावल ऐसा शासक है जिसने अपनी राजधानी नागदा को तो बनाया था, परंतु चित्तौड़ पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। साथियों आगे बात होती है भूताला के युद्ध के बारे में। तो देखिए साथियों जय सिंह सूरी, साथियों एक इतिहासकार है, एक लेखक है जय सिंह सूरी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज साथियों आप इसे बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा। और देखिए साथियों जय सिंह सूरी एक लेखक है, एक इतिहासकार है, उनके द्वारा साथियों एक ग्रंथ लिखा गया था। साथियों उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो हम्मीर मर्दन मान। हम्मीर मान मर्दन साथियों उस ग्रंथ का नाम है। और साथियों उस ग्रंथ के अनुसार, यानी कि इस ग्रंथ में जो लिखा गया था उसके अनुसार मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। तो साथियों हम्मीर मान मर्दन के अनुसार भूताला का युद्ध हुआ था। साथियों भूताला एक स्थान है हल्दी घाटी के निकट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है भूताला का युद्ध। साथियों कहाँ है? तो यह हल्दी घाटी के निकट है। साथियों कब हुआ था यह युद्ध? तो यह हुआ था 1226 ईस्वी के अंतर्गत। देखिए साथियों 1300 के अंतर्गत इनकी वंश की स्थापना होती है, इनका राज्य स्थापित होता है, और कुछ समय पश्चात में इन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था, जो कि साथियों होता है 1226 ईस्वी में। हमारे साथियों मुगल अपने गुलाम वंश के शासक होते हैं साथियों कुतुबुद्दीन, तो माफ कीजिएगा इल्तुतमिश के साथ में होता है, और साथियों वर्सेज होता है जैत्र सिंह। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने इल्तुतमिश वर्सेज जैत्र सिंह।
साथियों इस युद्ध में होता क्या है, तो देखिए विजय मिलती है जयद्रथ सिंह को, और साथियों जो इल्तुतमिश की सेना होती है जो कि मेवाड़ पर आक्रमण करने आई होती है उसे पराजित होकर वापस से लौटना पड़ता है। तो साथियों इल्तुतमिश की सेना की इसमें पराजय होती है और जयद्रथ सिंह इसमें विजयी होता है। साथियों देखिए सेना के मध्य में और इल्तुतमिश की सेना और जयद्रथ सिंह की सेना के मध्य में युद्ध हुआ है, और इस युद्ध के अंतर्गत साथियों बहुत बड़ी हानि होती है दोनों ही पक्षों को, परंतु साथियों इसमें विजय मिलती है हमारे जयद्रथ सिंह को, यानी कि इसमें मेवाड़ की सेना की विजय होती है। साथियों इसी विजय के अंतर्गत मेवाड़ की सेना जब जश्न मना रही थी, परंतु साथियों एक तरीके से आप देखेंगे कि भाई जो पराजित सेना थी जो कि दिल्ली की सेना थी, वह लौटते समय साथियों नागदा नगर में आग लगा देती है। देखिए साथियों नागदा में उन्होंने आग लगा दी। अब देखिए साथियों यहाँ पर नागदा नगर न तो कोई राजधानी है, परंतु साथियों फिर भी एक तरीके से जो हमारा साथी शासक था जयद्रथ सिंह वह है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और साथियों उसने एक तरीके से सुरक्षित स्थान, उसे साथियों लगा था कि भाई आज नागदा में आग लग चुकी है तो आने वाले समय के अंतर्गत कोई भी शासक आएगा और वो मेरी राजधानी साथियों जो कि आहड़ थी उसे भी अपने आग लगा देगा। तो साथियों इस चीज़ से वो प्रभावित होते हैं और वह आहड़ के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी का दर्जा प्रदान करते हैं। तो साथियों वो जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए साथियों इन्होंने नागदा में लगी आग से प्रभावित होकर चित्तौड़ को राजधानी का दर्जा प्रदान किया या फिर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। साथियों देखिए नागदा राजधानी नहीं थी, साथियों नागदा राजधानी नहीं थी, क्यों नहीं थी, तो साथियों इससे पहले ही आहड़ को राजधानी बना दिया गया था। किसने बनाया था, तो अल्लट ने बनाया था। देखिए साथियों ऐसे अल्लट और ऐसे आहड़, साथियों आप इसे नोट कीजिएगा, ऐसे अल्लट ऐसे आहड़। तो साथियों देखिए यहाँ पर है कवर कि भाई आहड़ और अल्लट एक ही चीज़ें हैं, इनके यानी कि अल्लट के द्वारा आहड़ को राजधानी बनाया गया था। साथियों इसके पश्चात में आता है जयद्रथ सिंह। तो जयद्रथ सिंह ने बनाई थी नागदा को राजधानी, माफ कीजिएगा नागदा को नहीं चित्तौड़ को बनाई थी। नागदा नगर में तो आग लगाई थी इल्तुतमिश की सेना ने। साथियों इसी आग से प्रभावित होते हैं कि भाई आज मेरे नागदा नगर में आग लगी है, आने वाले समय के अंतर्गत आहड़ क्षेत्र में भी कोई आग लगा सकता है। तो साथियों इसी चीज़ को प्रभावित होते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ से सबक लेते हुए उन्होंने एक सुरक्षित स्थान को अपनी राजधानी का दर्जा प्रदान करने की सोची। तो साथियों सुरक्षित स्थान कौन सा था, तो वो हमारा था चित्तौड़। तो देखिए साथियों अब चित्तौड़ की माफ कीजिए मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ बन चुका है। साथियों आगे बात होती है 1248 ईस्वी की। तो देखिए 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। साथियों एक सुल्तान होता है महमूद नसरुद्दीन, तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था, जो कि साथियों 1248 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। अब साथियों बात होती है आगे की। तो देखिए जयद्रथ सिंह के वंशज साथियों होगा वंशज, जयद्रथ सिंह के वंशज कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल चाका की स्थापना करी थी। तो साथियों इसी वंश का उत्तराधिकारी होता है, इसी वंश का एक वंशज होता है, जो कि साथियों जयद्रथ सिंह के काल में होता है। यानी साथियों जयद्रथ सिंह का बेटा पोता हुआ होगा कोई भी व्यक्ति, तो वह उसका नाम है कुंभकर्ण। तो साथियों कुंभकर्ण क्या करता है, साथियों कुंभकर्ण निकलता है इस मेवाड़ को छोड़कर और वह पहुंचता है नेपाल के अंतर्गत। साथियों देखिए 1213 से लेकर 53 के मध्य की बात हो रही है। तो 1213 से लेकर 1253 के मध्य में जो कुंभकर्ण होगा इसी वंश का वंशज साथियों यह पहुंचेगा नेपाल में, और नेपाल के अंतर्गत भी इसी वंश की शाखा की स्थापना करेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अपने जो साथियों राजस्थान के मेवाड़ का एक छोटा सा वंश था, छोटा नहीं साथियों बड़ा सा वंश था, परंतु यह पहुंचता है इंटरनेशनल लेवल पर भी। यानी कि साथियों हजारों किलोमीटर दूर जाकर इस वंश की शाखा की स्थापना करी जाती है, जो कि हमारे नेपाल में करी जाती है। तो साथियों मैंने लिखा है कि मैं जयद्रथ सिंह के वंशज कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल चाका स्थापित करी थी। अब साथियों बात करते हैं, देखिए जयद्रथ सिंह का हमारे साथ जानकारी जो बनती है वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। इनके अलावा साथियों कोई भी स्पेशल जानकारी इनके बारे में नहीं बनती है। साथियों एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं छोटी बड़ी, वो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ। साथियों आप देखेंगे कि भाई छोटे मोटे एग्जाम्स के अंतर्गत तो साथियों बहुत ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि साथियों मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं। यह बहुत ही डीपली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथियों बहुत ही ऑथेंटिक भी है। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक किया कीजिए, क्लास को शेयर किया कीजिए, जिससे कि साथियों हमारी क्लास का बेनिफिट अन्य जो विद्यार्थी हैं, आपके साथी हैं, आपके प्रियजन हैं, वह भी उठा पाएँ। अब साथियों बात करते हैं इनके पश्चात में बनने वाले शासक के बारे में। तो साथियों देखिए इनके पश्चात छोटे बड़े शासक और भी बनते हैं, परंतु साथियों इंपॉर्टेंट शासक बनता है तेज सिंह। देखिए साथियों कुछ समय के लिए बनते हैं, क्योंकि 53 में इनका अंत हो रहा है, 53 में ही यहाँ पर तेज सिंह की एक तरीके से वंश की स्थापना होती है या फिर इनका काल स्थापित होता है। परंतु साथियों इनके बीच में दो शासक ऐसे भी बनते हैं जो कि कुछ ही समय के लिए आते हैं।
साथियों कुछ महीनों के लिए वो रहते हैं और उसी साल के अंतर्गत जेत्र सिंह की मृत्यु के पश्चात में तेज सिंह को एक तरीके से स्थापित तौर पर गद्दी प्राप्त होती है। तो साथियों महाराजा, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह का टाइम पीरियड क्या रहता है? साथियों इनका टाइम पीरियड रहता है 1253 से लेकर 1267 ईस्वी के मध्य का। साथियों आगे बात होती है कि भाई तेज सिंह ने क्या उपाधियां ग्रहण करी थी। तो साथियों इन्होंने मेवाड़ के वंश में सर्वप्रथम महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां ग्रहण करी थी या फिर धारण करी थी। साथियों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आई है आप सभी के लिए। तो देखिए साथियों मेवाड़ वंश के पहले शासक हैं जिन्होंने ऐसी उपाधियां ग्रहण करी थी। साथियों इन्होंने ग्रहण करी थी महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां। साथियों इन्हीं के काल में एक ग्रंथ की रचना होती है और वो ग्रंथ कौन सा होता है? तो वह हमारा ग्रंथ है जैन ग्रंथ। साथियों देखिए उसका नाम क्या है? तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचणी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचणी की स्थापना या फिर की रचना इनके द्वारा करवाई गई थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई जेत्र सिंह के काल में ही जैन ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचणी की रचना करी गई थी। तो साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती हैं जो कि मैंने आज की इस क्लास में आप सभी को उपलब्ध करवाई है। साथियों देखिए हमने बेसिक जानकारियां कवर करी थी आज की इस क्लास में बप्पा रावल के बारे में। साथियों उनके पश्चात में बात करी थी राजा अल्लट के बारे में जिन्होंने आलूराव की उपाधि ग्रहण करी थी, आहड़ को राजधानी बनाया, अपने मेवाड़ के अंतर्गत सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना करी और साथियों जगत स्थान पर जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में अपने विवाह संबंध स्थापित किए। साथियों उनके पश्चात में बात करी श्याम सिंह, सामंत सिंह और कुमार सिंह के बारे में। साथियों कुमार सिंह के पश्चात में हमने बात करी थी प्रमुख शासक जेत्र सिंह के बारे में जिन्होंने साथियों दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ पर प्रथम विजय प्राप्त करी थी। इनके द्वारा साथियों एक युद्ध लड़ा गया था जिसका वर्णन मिलता है हमारे को हमीर मान मर्दन के अंतर्गत। साथियों यह ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह लिखा था जय सिंह सूरी ने। साथियों क्या युद्ध है नाम? इसका युद्ध का नाम क्या है? तो साथियों युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। साथियों हल्दिया निकट स्थान है, 1220 ईस्वी में युद्ध हुआ था और इल्तुतमिश वर्सेस जेत्र सिंह हुआ था। इसके अंतर्गत साथियों विजय होती है जेत्र सिंह की, परंतु साथियों इल्तुतमिश की सेना ने भागते हुए यानी कि लौटते समय नागदा में आग लगा दी थी। तो साथियों नागदा में लगी आग से प्रभावित होकर हमारा जेत्र सिंह क्या करता है? तो ये जेत्र सिंह करता है यह भाई सुरक्षित स्थान अपने चित्तौड़ को राजधानी का दर्जा प्रदान करता है। साथियों इनके पश्चात में हमने बात करी तेज सिंह के बारे में। जो साथियों तेज सिंह क्या है? तो तेज सिंह इसी वंश का प्रथम शासक है जो कि महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां ग्रहण करता है। और साथियों बात करते हैं इनके द्वारा रचनाओं की। तो देखिए इनके काल में रचना रची गई थी श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचणी जो कि साथियों एक जैन ग्रंथ है। तो साथियों इस प्रकार से आज की क्लास की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और साथियों मैं आशा करता हूं आपको जो जानकारियां मैंने प्रदान करी हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास जरा सी भी बेहतरीन लगती है तो प्लीज़ साथियों अपने सभी फ्रेंड्स में हमारी क्लास के बारे में बताइए जिससे कि साथियों हमारा परिवार बड़ा बन सके और हमारी वीडियो को साथियों ग्रोथ मिल सके, जिससे कि आपके सभी साथियों का भी एक तरीके से बेहतरीन अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। जो कि जानकारी साथियों मैं आप सभी के लिए तैयार करके लाया हूं, यह बहुत ही ऑथेंटिक जानकारियां हैं और साथियों इनके अलावा कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनने की चांसेस होते हैं। यानी कि किसी भी एग्जाम्स को आप दे लीजिए, अगर उसमें राजस्थान इतिहास सिलेबस में होगा और साथियों मेवाड़ राजवंश के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा तो मेरी क्लास के बाहर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्लीज़ साथियों मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ यह क्लास आप सभी के लिए 100% इफेक्टिव होगी। आप इसमें बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को साथियों तैयार करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।